किस तरीके से अमेरिका ने सीज फायर किया, तब आपके मन में क्या आया? क्योंकि आप विदेश मंत्री रहे हैं कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। नहीं, मैं काफी चौंक गया। सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में हो और सबसे पहले उसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करें, ये बहुत ही अटपटा लगा हमको। अनिल चौहान जी उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विमान कितने गिरे, महत्वपूर्ण ये है कि क्यों गिरे। आपको लगता है कि यहाँ डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है? मुझे लगता है कि ये जो पूरा सिलसिला चला ऑपरेशन सिंदूर का, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सक्सेस रहा जी, सफल रहा, लेकिन डिप्लोमेसी के फ्रंट पर हम बुरी तरह पिटे। सर, जब 2020 में आपने देखा कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, और उसके बाद जब वो कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, और अब जो ट्रंप कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप इस दोस्ती को कैसे देखते हो? ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी का दोस्त होता है। सर, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब भी प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो वो सबके गले लगते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसको मैंने देखा हो कि प्रधानमंत्री जी उससे हाथ मिलाएं, उसको गले लगे। वो बराबर जब हिंदुस्तान में किसी से मिलते हैं, हिंदुस्तानी से खासकर, तो ये दिखाते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे मातहत हो और मातहत की तरह ही हमारे सामने पेश आओ। हमको लगता है कि कम से कम 3 साल हो गया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं हुई है। बीजेपी आज के दिन अपना अध्यक्ष नहीं चुन सकती है। ये सब इसलिए हो रहा है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से एक आदमी के गिरफ्त में चली गई है, और वो है देश के प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री 3rd टाइम चुन के आते हैं, जब उनको लगता है कि मेरे नाम पे इस देश में वोट पड़ रहा है, मेरे नाम पे सत्ता बीजेपी में आ रही है, आपको लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी पावर भी है? नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका नेचुरल सक्सेसर को नजर आता है आपको पार्टी के अंदर? हमारे देश में एक हु की बीमारी है। हु की बीमारी क्या है? आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर इंदिरा गांधी हु, आफ्टर शास्त्री हु, तो हु हम लोग करते हैं, लेकिन हर बार देश के सामने एक नेता आ गया, जो हु होता है वो आ नहीं पाता। जो हु करता है वो नहीं आता है। कास्ट सेंसस जो कि राहुल गांधी का मुद्दा था, विपक्ष का मुद्दा था, उसको बीजेपी कराएगी, तो उसमें वो सिर्फ कहने के लिए कहा गया है या सही में आपको लगता है कि कराएगी? नहीं, वो कराए ना कराए, देखिए, अगर इस देश को सचमुच में तरक्की करना है तो हमको जात पात की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, और इसमें ना मैं बीजेपी से सहमत हूँ ना कांग्रेस पार्टी से सहमत हूँ। आपने विपक्ष की बात की, आपके हिसाब से विपक्ष का बेहतर चेहरा आप किसे देखते हैं, जो आपको लगता है कि इसमें कैलिबर है, आप कुछ आगे चले कर सकते हैं? कौन आपको? हमको ममता बनर्जी से उम्मीद है। आपको लगता है सर कि मुकेश अंबानी या गौतम अडानी, इन दोनों में से कौन बेहतर एक उद्योगपति है जो देश के बारे में भी सोचता है? अडानी हो, अंबानी हो, या कोई भी बिजनेस, उनका क्या है कि हमारा पहला लक्ष्य है प्रॉफिट। मुनाफे के साथ साथ देश की सेवा भी हो जाए तो नथिंग लाइक इट। नमस्कार, मैं हूं आदिश रावत। मॉल्टिस के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर वहाँ पे अध्यापक के रूप में कार्य भी किया, और उसके बाद IAS की परीक्षा दी और UPSC में ऑल इंडिया रैंक 12 प्राप्त करके भारत सरकार के विभिन्न पदों पे रहे। लगभग 24 साल उन्होंने भारत सरकार की सेवा की और महत्वपूर्ण पदों पे रहे। उसके बाद JP आंदोलन और इमरजेंसी के दौर से गुजरने के बाद लगा कि अब शायद मुझे राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आए, राज्यसभा के सांसद बने, वित्त मंत्री बने, 3 बार हजारीबाग से लोकसभा के सांसद रहे, फिर विदेश मंत्री बने। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि मुझे अपनी पार्टी में शायद लोकतंत्र अब नहीं रहा है, और 2021 में उन्होंने TMC यानी ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए और 2022 में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और चुनाव भी लड़ा। आज के हमारे खास मेहमान हैं यशवंत सिन्हा जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। क्योंकि आपने डिप्लोमेसी बहुत नज़दीक से देखी है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने सीज फायर किया, तब आपके मन में क्या आया? क्योंकि आप विदेश मंत्री रहे हैं कि ये क्या हुआ है हमारे साथ? नहीं, मैं काफ़ी चौंक गया। ओके। क्योंकि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में हो और सबसे पहले उसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करें, ये बहुत ही अटपटा लगा हमको जी। बाद में भारत सरकार की सफाई आती रही, वो अपनी जगह पे है,
लेकिन जो तथ्य है वो तो यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसके बाद, जहाँ तक 10 मैंने बार। काउंट किया है, कि 10 बार उन्होंने इस बात को दोहराया, जी। विभिन्न मंचों पर दोहराया, बार बार दोहराया, और ये कहा कि दोनों जो देश थे उनके बीच में उन्होंने एक तरह से जो परमाणु शस्त्रों का उपयोग होता वो उन्होंने रुकवा दिया जी। और लाखों लोगों को मरने से बचा लिया। ये भी उन्होंने जोड़ा आगे चलकर। तो ये बहुत अटपटा लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया और उसके बाद से वो लगातार ये बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे विदेश मंत्री ने इसका खंडन किया, लेकिन अभी तक मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने टोटल चुप्पी साध रखी है इस पर, और एक शब्द इस पर उन्होंने नहीं बोला अभी तक। जब अमेरिका की तरफ से उनका राष्ट्रपति बोल रहा है, उनके विदेश मंत्री बोल रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोल रहे हैं, उनके उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी कम से कम प्रधानमंत्री जी को सफाई दे देनी चाहिए कि भाई ये बात गलत है। तो ऐसा उन्होंने अब तक नहीं किया है, ये मुझे ज़रूर अटपटा लगा। ये आया कि ट्रेड डील हुई है, मतलब बार बार ट्रंप ने कहा कि ट्रेड डील की है, तो हमने, आपको क्या लगता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस तरह की ट्रेड डील हो सकती है ये, कि जहां दो देशों के युद्ध को रुकवाया जा रहा हो? देखिए, ट्रम्प जो हैं उनकी पृष्ठभूमि आप जानते हैं, वो एक बिजनेसमैन रहे हैं जी। और इसलिए ट्रेड को वो पॉलिसी का एक बहुत बड़ा अंग मानते हैं। ट्रेड में अमेरिका हमारा क्या कर लेगा, क्योंकि केवल एक उनके और हमारे बीच में व्यापारिक समझौता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आप जानते हैं बहुत मशक्क़त के बाद कई साल तक एक ट्रेड नेगोशिएशन चला जिसका नाम था उरुग्वे राउंड, और उसके बाद 1995 में माराकेश जो उत्तरी अफ्रीका का एक शहर है, वहाँ पर दुनिया के सारे देश इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने तय किया कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इस तरह WTO का निर्माण हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने ट्रेड के मुद्दे हैं आज के दिन, उनको तय करने का, सुलझाने का प्रयास WTO के अंतर्गत होता है जी। और ये जो है विश्व व्यापार एक केवल दो देशों का मामला नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, और इसीलिए सारे देशों ने मिलकर तय किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे या अपना व्यापार करेंगे। अब ट्रम्प साहब जब से आए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए ये WTO वगैरह का कोई मतलब नहीं है और सब वो बायलैटरल करना चाहते, द्विपक्षीय करना चाहते हैं। मैं बार बार जोर दे के इस बात को कहता हूँ कि भारत को कहना चाहिए कि हम क्यों द्विपक्षीय वार्ता करें, जबकि WTO में सब व्यवस्था है, तो हम WTO के अंतर्गत काम करें। नहीं तो एक बार हम अमेरिका के साथ करेंगे, फिर उसके बाद हम यूरोपियन यूनियन के साथ करेंगे, फिर अफ्रीका के साथ, कितने देशों के साथ हम बायलैटरल करेंगे जी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई गई, लेकिन हमको अफसोस है कि ट्रम्प साहब के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है और भारत सरकार उनके सामने नतमस्तक है। सर, एक बयान आया जयशंकर का, विदेश मंत्री का, कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करेंगे। अब उसके ऊपर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये कहा कि इन्होंने डिप्लोमेटिक फेलियर है जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ सेना का। अब इसमें मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ CDS साहब का, कि जो जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विमान कितने गिरे, महत्वपूर्ण ये है कि क्यों गिरे। आपको लगता है कि यहाँ डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है? मुझे लगता है कि ये जो पूरा सिलसिला चला ऑपरेशन सिंदूर का, वो मैं मानता हूँ कि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सक्सेस रहा जी। सफल रहा,
लेकिन डिप्लोमेसी के फ्रंट पर हम बुरी तरह पिटे इसमें। जी। एक तो ये है कि आपने पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको आपने ध्वस्त करने का आदेश आर्मी को दिया, एयरफोर्स को दिया, उन लोगों ने ये काम किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से दावा आया और कई देशों ने इस पर टिप्पणी की कि हमारे कुछ विमान गिरे। जी। मुझे लगता है कि जब इस तरह की परिस्थिति बनती है और दो देशों के बीच में जंग छिड़ती है, तो जंग छिड़ने खत्म होने के बाद एक कर्तव्य बनता है सरकारों का कि वो बताएं कि कितनी क्षति हुई। जी। देश के हमारे कितनी क्षति हुई, उनकी कितनी क्षति हुई, इसका एक आकलन रखना चाहिए। अब तो कई दिन बीत गए हैं, सीज फायर भी हो गया है, तो ये बताना चाहिए। दूसरा जो उनको बताना चाहिए वो ये बताना चाहिए कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। क्या हमने जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसमें हमको सफलता मिल गई जी, और इसके बाद हमने सीज फायर पर सहमति जताई? क्योंकि अब भारत सरकार तो ये कह रही है ना कि पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव आया कि भाई जान छोड़ दो। मोदी जी का शब्द हमको याद है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने गुहार लगाई कि सीज फायर हो। तो हम जब मजबूत स्थिति में थे तो हमने पाकिस्तान के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी और पाकिस्तान ने क्या उन शर्तों को मान लिया? अब मैं आपसे ये कहूँ कि इसके मूल में जो प्रश्न था वो क्या था? सीमा पार से आतंकवाद जी, उसी के खिलाफ ना हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया जब पहलगाम हुआ। तो क्या पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है लिखित में कि अब हमारे देश की धरती का उपयोग भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए नहीं होगा? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सन 2004 में 6 जनवरी का दिन था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय एक प्रधानमंत्री इस्लामाबाद में थे सार्क सम्मेलन के लिए, मैं भी था उनके साथ जी। उसी सम्मेलन के लिए उस समय पाकिस्तान के शासक थे जनरल मुशर्रफ, और जनरल मुशर्रफ से बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से जी। पहले हमने उसके ऊपर उसको रखा प्रेस के सामने, फिर पाकिस्तान के मंत्री ने रखा, विदेश मंत्री ने। उसमें साफ शब्दों में पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि हम भारत के खिलाफ हिंसा नहीं फैलाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की फितरत ये रही है कि वो लिखित समझौते पर भी आगे चलकर अमल नहीं करता है, तो इसलिए नहीं किया उन्होंने। और हमने कभी याद भी नहीं उनको दिलाया कि भाई आप तो ये मान चुके हो, जैसे शिमला समझौता वो मान चुके थे। तो हम ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो और भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमने सीज फायर कर दिया किन शर्तों पर? और उसके बाद डिप्लोमेटिक फेलियर की बात आपने की जी। आज एक भी देश हमारे साथ खड़ा है दुनिया में, और ये मैं केवल विदेश मंत्री जी का फेलियर नहीं मानता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में पता नहीं 80-90 कितने देशों का दौरा किया है, कई देशों का बार बार दौरा किया है। जो दूसरे देशों के नेता थे उनसे गलबैयाँ मिलते थे, गले मिलते थे, सबके मिलते हैं, सबके गले मिलते थे या गले पड़ते थे, जो भी कह लीजिए। तो उसके बावजूद ये डिप्लोमेसी फेल हो गई जी। और किसकी डिप्लोमेसी फेल हुई? प्रधानमंत्री जी की डिप्लोमेसी, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में डिप्लोमेसी को पर्सनल बना दिया और किसी की कोई औकात डिप्लोमेसी के क्षेत्र में नहीं थी, केवल प्रधानमंत्री, अकेले प्रधानमंत्री। और हम लोगों को सबको ये कहा गया, देश की जनता को, कि विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। और यहाँ खूब प्रचार होता था गोदी मीडिया के द्वारा कि मोदी जी बाहर जाते हैं तो वहाँ खाली मोदी मोदी होता रहता है। आज क्या हुआ उसका? इंडियन डायस्पोरा, हाँ, एक भी देश आज हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ जी। और आप जानते हैं इस बात को
कि उसके बाद से पाकिस्तान को IMF से लोन मिला, पाकिस्तान को ADB से लोन मिला। ADB के अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री से मिल के गए और 3 दिन के भीतर प्रधानमंत्री वहाँ पाकिस्तान को उन्होंने मोटी रकम लोन में दी। तो पाकिस्तान फिर उसके बाद आप लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका नॉन परमानेंट सदस्य है पाकिस्तान आज के दिन, तो उसमें वो काउंटर टेररिज्म का जो की कमेटी जो है उसका अध्यक्ष बन गया। हम कुछ नहीं कर पाए। तालिबान के ऊपर एक समिति है, उसमें भी वो उपाध्यक्ष है या अध्यक्ष है, कुछ है। तो पाकिस्तान लगातार ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। और आज तुर्की, अजरबैजान, चीन, ये सब मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ। चीन ने तो ओपनली कहा, चीन ने ओपनली कहा है और बार बार कह रहा है इस बात को। हमारे साथ कौन खड़ा है? नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, कौन खड़ा है भारत के साथ? मुझे तो नजर नहीं आ रहा कोई खड़ा नहीं है। और भारत की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी फेलियर जो है, ये पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी जो मोदी जी ने 11 साल तक चलाया, उसका नतीजा है कि आज भारत के साथ कोई खड़ा नहीं। सर, जब मैं एक सवाल चाहता हूँ पूछना आपसे चीन के ऊपर खास तौर पर, जब और मैं एक कोट कर रहा हूँ, डॉक्टर स्वामी स्वामी का एक हमने इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे 5 जहाज़ गिरे हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन्होंने कहा कि चाइना ने अपने जहाज़ पाकिस्तान को दिए जिससे हमें नुकसान हुआ, जिससे हमारे जहाज़ गिरे, जिसमें 3 रफेल थे और बाकी 2 जहाज़ और थे। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि मैं कोट करके पूछ रहा हूँ। मेरी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि 5 जहाज़ गिरे कि 4 जहाज़ गिरे, और मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं है इसकी। लेकिन उसमें एक भी अगर जहाज गिरा तो जो चिंता की बात हमारे लिए है वो ये है कि वो भारत की भूमि पर गिरा। पाकिस्तान में गिरता तो हम लोग समझ जाते हैं, पाकिस्तान तो खूब ढोल पीटता उसका जी। तो ये सारे जितने प्लेन हमारे गिरे वो भारत की धरती पे, इसका मतलब कि हवा में गए, पाकिस्तान की सीमा में घुसने के पहले उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये बहुत चिंता का विषय है। अगर हम आगे भविष्य में देखें अपनी सुरक्षा के बारे में, तो हमें लगता है कि एक भारी कमजोरी हमारी सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, इसमें हमको दिखाई दे रही है। अगर मैं ये नंबर को हटा दूं तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान और जो एयरफोर्स के DGMO थे जनरल भारती, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हमारे जहाज़ नहीं गिरे हैं। उन्होंने कहा कि नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गिरे क्यों ये महत्वपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, DGMO भारती ने ये कहा था कि हमारे सब पायलट सेफ हैं और जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो नुकसान तो होते हैं, लेकिन नंबर की बात कोई नहीं कर रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि हमारे जो आर्मी के, एयरफोर्स के अफसर हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है? स्वीकार तो कर ही लिया। हाँ, स्वीकार तो कर ही लिया। और एक ये प्रस्तुत करने का तरीका है कि उन्होंने कहा कि आउटकम इम्पोर्टेंट है, लॉस कितना हुआ तो लड़ाई में तो लॉस होता ही है। इसका मतलब लॉस हुआ तभी ना वो कह रहे हैं कि लड़ाई में लॉस तो होता ही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कारगिल का युद्ध हुआ जी, हम लोगों को पता है कि उसमें कितने ऑफिसर और कितने जवान, कितने JSUs मारे गए। एक एक व्यक्ति की न केवल काउंटिंग हुई बल्कि उनकी बॉडी को उनके गांव तक पहुंचाया गया। याद है ना आपको? जी याद है। कि उसमें कोई छुपाने की बात नहीं हुई कि हम लोग उसको छुपा दें। एक एक व्यक्ति की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका गई, उसमें नुकसान हुआ जान माल का, वो सब पता है कि इतने लोग मारे गए। तो आप अगर फौज की एक्शन करते हैं और देश को बताएंगे नहीं कि हमारा क्या लॉस हुआ, तो इसका मतलब कि आप जो हमारी इमेजिन करने की शक्ति है उसको खुली छूट दे रहे हैं कि इमेजिन कर लो 5 गिर गए, 10 गिर गए। हाँ, कोई भी काउंट करके बता देगा कि भाई इतने गिर गए, और आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं उसको। सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर कहा
कि 5 गिरे, तो उससे भी इन्होंने सबक नहीं ली और बताते कि नहीं स्वामी गलत हैं और 5 नहीं गिरे, 4 गिरे, 1 गिरे। ट्रांसपेरेंसी नहीं है बेसिकली। नहीं, इस समय ये पूरा जो कुछ हुआ है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है लोगों के मन में। लेकिन मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ सर। देखिए, शुरू से भारत की विदेश नीति का एक बहुत प्रमुख सिद्धांत रहा है। वो सिद्धांत क्या रहा है? वो सिद्धांत ये रहा है कि हम पाकिस्तान के बगल में खड़े होके पाकिस्तान के साथ अपनी तुलना नहीं करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइफेनेशन, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हाइफेनेशन नहीं होना चाहिए। जो अमेरिका ने किया, अभी जो अमेरिका नहीं कर दिया, हर दुनिया के देश ने कर दिया, हमने खुद कर दिया। हम खुद जाके पाकिस्तान के बगल में खड़े हो गए और हमने कहा कि देखो, हम इनसे 2 इंच टॉलर है। क्यों हम पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए? क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आज के दिन भारत और पाकिस्तान को एक साथ करके जोड़ा जा रहा है? मुझे लगता है कि ये कूटनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है इस पूरे प्रकरण का, तो ये हुआ है कि भारत और पाकिस्तान फिर से हाइफेनेशन उनका हो गया। सर, जब 2020 में आपने देखा कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, और उसके बाद जब वो कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, और अब जो ट्रंप कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप इस दोस्ती को कैसे देखते हो? ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी का दोस्त होता है। ये मैं साफ आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा जो भी अनुभव रहा है विदेश नीति का, उसके आधार पर, कि मान लीजिए कि आप किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री हैं, मैं भारत का विदेश मंत्री हूँ, तो हम जब मिलेंगे तो आपस में हम सिविल ढंग से ही मिलेंगे जी, मुक्का तान के तो नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि एक खुर्शीद साहब थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। जब मैं भारत का विदेश मंत्री था तो वो खुर्शीद पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। उनका और हमारा जो व्यक्तिगत संबंध था वो बहुत बढ़िया था। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि खुर्शीद ने कोई बात रखी और हमने स्वीकार इसलिए कर ली कि हमारा उनका व्यक्तिगत संबंध अच्छा है, या उसके उलट हमने कोई बात कही उन्होंने स्वीकार कर लिया। नहीं है। जब देशों की बातचीत होती है तो देश का जो हित है उसको सर्वोपरि रखकर बातचीत की जाती है। ये नहीं माय फ्रेंड ब्राक, माय फ्रेंड डोलांड, ये क्या तरीका है? इस तरह नहीं होता है। और अगर इस तरह होता, उसका सबसे बड़ा प्रूफ जो है, ये हम लोगों को इस बार पता चला कि नहीं होता है, क्योंकि एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। सर, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब भी प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो वो सबके गले लगते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसको मैंने देखा हो कि प्रधानमंत्री जी उससे हाथ मिलाएं या उसको गले लगे। ये मतलब क्या ऐसा लगता है उनको कि कोई मेरे बराबर का व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में है ही नहीं, क्योंकि मैं थर्ड टाइम इस देश का पीएम बनाऊं? देखिए, आपको एक वो दृश्य याद होगा जो अक्सर यूट्यूब में लोगों ने दिखाया है कि प्रधानमंत्री जी उतरे हेलीकॉप्टर से या प्लेन से और कुछ लोग खड़े हैं लाइन में, उनसे मिलने जा रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति चलकर इनकी तरफ आ जाता है और ये पीछे ऐसे हट जाते हैं और उनको बहुत जोर से हिदायत देते हैं कि जाकर लाइन में खड़े हो। तो ये नहीं है कि वो बराबर जब हिंदुस्तान में किसी से मिलते हैं, हिंदुस्तानी से खास करके, तो ये दिखाते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे मातहत हो और मातहत की तरह ही हमारे सामने पेश आओ। और दूसरी बात कि 11 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्योंकि वो सवाल ले ही नहीं सकते हैं। और व्हाइट हाउस में जब वो गए थे और वहाँ पर एक सवाल उनसे पूछा गया तो किस तरह की भाषा में उन्होंने उसका जवाब दिया। वो स्ट्रीट लैंग्वेज था जिसका उपयोग करके मोदी जी ने उस प्रश्न का जवाब दिया। तो ये इस बात को पता नहीं क्यों मोदी जी
क्वेश्चन नहीं लेंगे, सवाल उनसे किसी को अलाउड नहीं है पूछना। और अलाउड है भी तो ये है कि भाई हमारे सामने पहले दंडवत करके और वहाँ पर लेटे रहो और वहाँ से कहो हुजूर मालिक अगर आपकी इजाज़त हो तो सवाल पूछ तो लो। हम आपसे ये सवाल पूछें जो पहले से लिख के हमको दिया हुआ है। और वो ऐसे हैं पत्रकार, आप जानते हैं उनका नाम, हम भी जानते हैं उनका नाम, जो ऐसा करने को तैयार है। कर रहे हैं। अब क्या किया जाए। मैं कुछ सवाल पूछना आपसे, आपकी पुरानी पार्टी से। आपको कब लगा कि अब मैं बीजेपी में नहीं रह सकता, कि अब मेरा सबर का बांध टूट गया है, मेरी नैतिकता, मेरी उसूल, मेरी वैल्यूज़ मुझे अलाउ नहीं कर रही हैं? कब लगा आपको? देखिए, हमको मैंने बीजेपी हमने फॉर्मली छोड़ दिया था 2018 में। जी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, और प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीने के बाद जब इन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सपैंड किया तो हमारे लड़के थे उस समय, जयंत सिन्हा, लोकसभा के मेंबर, तो उनको उन्होंने राज्य मंत्री बना के वित्त मंत्रालय में की जिम्मेदारी दी। तो मैं उस समय आराम से पुत्र मोह में रह के और खामोश बैठा रहता। अच्छा, स्वीकार कर रहे हैं आप, पुत्र मोह में थे? पुत्र मोह में पढ़ के मैं ये कह रहा हूँ, स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सामान्यतः कोई भी पिता क्या करता, पुत्र मोह में किनारे हो जाता, और अगर मोदी जी से मतभेद भी होता तो खामोश रहता, क्योंकि वो समझता कि भाई हमारे लड़के का भविष्य जो है उसको इससे डैमेज होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी इनके चाल ढाल में कि हमको लगा कि अगर मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा तो मैं देश के साथ इंसाफ नहीं करूँगा, और देश सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति नहीं, पुत्र भी नहीं। इसलिए मैंने बोलना शुरू किया। और सबसे पहले हमने एक लेख लिखा, हमको याद पड़ता है कि 2017 में, जो एक विश्लेषण था आर्थिक स्थिति का, देश की आर्थिक, तो बहुत लोग नाराज़ हुए। उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने उसको बहुत व्यक्तिगत तौर पर ले लिया और ज़िंदगी भर के लिए संबंध बिगाड़ दिया। मोदी जी ने हमारे बारे में कहा कि कुछ लोग शल्य प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं। शल्य की कहानी आप जानते हैं ना, कि कर्ण के सारथी थे महाभारत में और बार बार कर्ण को डाउन करने की कोशिश करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि शल्य प्रकृति के लोग हैं। खैर, उन्होंने जो कुछ कहा, फिर उसके बाद मैंने देखा कि न केवल उस क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी, और ख़ास करके पार्टी के जो भीतर आंतरिक लोकतंत्र था, वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से समाप्त हो गया। तब मैंने तय किया कि अब इस पार्टी में मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया 1993 में, तब से मुझे याद है, कोई भी अध्यक्ष रहा हो, हर 3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकें होती थी। उसमें आर्थिक प्रस्ताव पारित होता था, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित, जब हम लोग सरकार में थे तब भी, और भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता था तो उसके ऊपर प्रस्ताव पारित होता था। आपको याद पड़ता है कि राष्ट्रीय कार्य समिति जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी लास्ट बैठक कब हुई थी? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, मुझे लगता है कि 1.5-2 साल हो गया होगा, अंदाजा है मेरा, मतलब मैं एग्जैक्टली 1.5-2 साल भी, उससे पहले हुई थी। उससे ही हमको लगता है कि कम से कम 3 साल हो गया। अच्छा। कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं हुई है। बीजेपी आज के दिन अपना अध्यक्ष नहीं चुन सकती है, तभी ना वो डिले होता चला जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से एक आदमी के गिरफ्त में चली गई है। अब वो है देश के प्रधानमंत्री। अटल जी भी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम में भी पार्टी चलती थी ना। हाँ जी। वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, जना कृष्णमूर्ति अध्यक्ष थे, तो पार्टी चलती थी।
ऐसा तो नहीं था कि पार्टी का नामो निशान मिट गया, कभी कोई मीटिंग ही नहीं होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी, जितनी संस्थाएं हैं पार्टी की उसकी मीटिंग नहीं होगी, और पार्टी चल रही है, काहे की पार्टी चल रही है। आपको जब प्रधानमंत्री थर्ड टाइम चुन के आते हैं, जब उनको ये लगता है कि मेरे नाम पे इस देश में वोट पड़ रहा है, मेरे नाम पे सत्ता बीजेपी में आ रही है, तो उनको ये सोचते होंगे ना कि मैं ही तो हूँ फेस पार्टी का, तो फिर आपको लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी पावर भी है? नहीं है। नहीं, इसलिए नहीं है कि ठीक है, आप जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसको इस दृष्टिकोण से देखिए कि 2019 में जो चुनाव हुआ था, जो भी कारण उसका रहा हो, क्योंकि उन्होंने पुलवामा और बालाकोट भुनाया चुनाव में, जो कि बिल्कुल ही गलत बात थी, लेकिन उस समय में उनको 303 सीटें मिली जी। पिछला चुनाव जो हुआ लोकसभा का, उसमें कितनी सीट पर आ गए? 240। मतलब उस समय 63 सीट्स का नुकसान बीजेपी को हुआ। सामान्य परिस्थिति में आप इसको हार ही न मानेंगे कि आप इतनी सीट हार गए एक चुनाव में, लेकिन सरकार बन गई। क्यों सरकार बन गई? क्योंकि 2 रीजनल पार्टीज ने आपको समर्थन दे दिया, और उन्हीं के समर्थन पर आप टिके हुए हैं। जिस दिन पलटू राम पलटी मार दिए हैं तो उस दिन क्या होगा? या बाबू छोड़कर, चंद्रबाबू नायडू छोड़कर चले गए। तो ये सरकार जो है बैसाखी पर बनी है, बैसाखी पर टिकी है, और इसलिए मैं 2024 के चुनाव को मोदी जी की विक्ट्री नहीं, मोदी जी के हार के रूप में देखता हूँ कि 2024 में मोदी जी हार गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, खुशकिस्मत थे कि उनको समर्थन मिल गया, लेकिन आज के दिन मुझे लग रहा है कि जो इमेज मोदी जी ने अपना बनाया था, 56 इंच की छाती और विदेशों में दंगा और पता नहीं क्या क्या, वो हम जानते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि कृत्रिम था, वो आर्टिफिशियल छवि उनकी थी। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पष्ट हो गया। इतना भरभरा के सब कुछ क्यों कोलैप्स कर गया, लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स? बट सर, वो जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है ना, क्योंकि बताता कौन है? मीडिया। पहुंच गया। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत दिनों से भारत की राजनीति देख रहा हूं, जब सिविल सर्विस में था तब भी, और जब राजनीति में आया। 1977 में इमरजेंसी लगी हुई थी जी, और उसमें इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया, इस विश्वास से कराया कि भारी बहुमत के साथ जीत के वो लौटेंगी। हार गई, अपनी सीट भी हार गई, संजय गांधी भी हार गए। क्यों? मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं अनुभव कर चुका हूं कि मीडिया नहीं, मीडिया उस समय खैर इतना पावरफुल था भी नहीं जितना आज के दिन है, वर्ड ऑफ माउथ। मैंने आपको कहा, आपने किसी और को कहा, विस्पर कैंपेन, वर्ड ऑफ माउथ से एक धारणा फैली कि भाई बहुत गड़बड़ है। इस बार हो गया ये काम? इस बार हो गया। ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद डिप्लोमेटिक फेलियर, उससे ये काम हो गया कि मोदी जी की इमेज को बहुत धक्का लगा है, और गोदी मीडिया बहुत परिश्रम भी कर ले, वो जो हमटी डमटी गिर चुके हैं वॉल से नीचे, वो दोबारा फिर ऊपर नहीं बैठ सकते। क्योंकि आपके हिसाब से क्यों ऐसा है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है? क्या आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में इस बात को लेके कोई संघर्ष है, कोई झगड़ा है कि दोनों की पसंद अलग अलग है? हमको लगता है, हमको कोई अंदरूनी जानकारी इस बात की नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उम्मीदवार को लेकर सहमति नहीं बन रही है। और किसके बीच में सहमति बननी है? आरएसएस एक तरफ है और प्रधानमंत्री जी दूसरी तरफ है। इन्हीं दोनों के बीच में सहमति बन जाए तो बाकी कोई मैटर ही नहीं करता है। तो जाहिर है कि उनके बीच में सहमति नहीं बन रही है। आपका राजनीतिक अनुभव के ऊपर मैं सवाल करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका नेचुरल सक्सेसर को नजर आता है आपको पार्टी के अंदर? देखिए, चाहे
पार्टी के स्तर पर हो चाहे देश के पैमाने पर हो, नेता जो है वो उभर कर सामने आ ही जाता है। बराबर आपने देखा होगा कि हम उसको कहते हैं कि हमारे देश में एक हु की बीमारी है। हु की बीमारी क्या है? आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर इंदिरा गांधी हु, आफ्टर शास्त्री हु, तो हु हम लोग करते हैं कौन, लेकिन हर बार देश के सामने एक नेता आ गया ना, जो हु होता है वो आ नहीं पाता। जो हु करता है वो नहीं आता है। तो इसलिए बीजेपी में अध्यक्ष भी बन जाएगा, प्रधानमंत्री का दावेदार भी बन जाएगा अगर मेजॉरिटी भाजपा के साथ रही। इतना मैं जरूर आपसे कहूंगा कि अगर मोदी जी अपना पूरा कार्यकाल 4 साल का जो बचा हुआ है वो पूरा करते हैं, यही प्रधानमंत्री रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी अगले चुनाव में कहीं नहीं नजर आएगी। आपको शंका है कि कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते? हमको लगता है कि अगर भाजपा में और संघ में अक्ल है लोगों को, तो उनको बहुत गंभीरता के साथ उनको रिप्लेस करने के बारे में सोचना चाहिए। मैंने आपसे उनका ऑल्टरनेट इसलिए पूछा था कि पार्टी के अंदर 3 लीडरशिप डेवलप हो रही है बड़ी तेज़ी से। एक हैं जिन्हें नंबर 2 कहते हैं, अमित शाह जी, जो नेचुरल सक्सेसर नज़र आते हैं, जिनका संगठन पे कंट्रोल है, और 2 नेता और हैं। एक हैं जो सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, और दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि संघ की पसंद भी हैं। तो क्या आप इन तीनों में कुछ समानता देखते हैं कि इन तीनों में कुछ भविष्य नजर आता है आपको बीजेपी का? आप नितिन गडकरी को भूल गए। मैं इसलिए भूल गया कि गडकरी जी जो है वो मोदी की बीजेपी के व्यक्ति नहीं है, वो संघ के साथ तो हैं, लेकिन वो बीजेपी के है ना, मोदी के बीजेपी का ना हो। हाँ, मैंने इसलिए नहीं पूछा। लेकिन मैं देखिए फिर क्या होता है ना कि 3 दावेदारों का लिस्ट एक आपने दिया, 3 लोगों का। मुझे लगता है कि इन तीनों में आपस में कोई समझौता नहीं हो सकता है, ये आपस में लड़ते रहेंगे, और इसीलिए इन तीनों के अलावा कोई चौथा निकाल के ले जाएगा। अच्छा, इसलिए हु जो है वो बात नहीं बनेगी उसकी। सर, अभी बीजेपी की राजनीति हिंदू मुसलमान की रही है, बांटने की रही है, जातियों में बांटने की, खासतौर पर हिंदू मुसलमान की, क्योंकि वो 80-20 की बात करते हैं तो आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, तो आपको लगता है कि कास्ट सेंसस जो कि राहुल गांधी का मुद्दा था, विपक्ष का मुद्दा था, उसको बीजेपी कराएगी, तो उसमें वो सिर्फ कहने के लिए कहा गया है या सही में आपको लगता है कि कराएगी? नहीं, वो कराए ना कराए, देखिए मैं मानता हूँ कि कास्टिज्म जो है वो उतनी ही बुरी चीज़ है जितना कम्युनलिज्म है। जी। सांप्रदायिकता उतनी ही बुरी है जितनी जात पात की राजनीति है। और अगर इस देश को सचमुच में तरक्की करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक मजबूत स्थान पकड़ना है, तो हमको जात पात की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। और इसमें ना मैं बीजेपी से सहमत हूँ ना कांग्रेस पार्टी से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विशेषकर राहुल गांधी के द्वारा बार बार जात कास्ट सेंसस करने की बात करना इसलिए ठीक नहीं लगता है हमको, क्योंकि हमको उससे ऊपर उठना है। जी। अब वो कास्ट सेंसस कराइए, आप कराइए ना, और इंटरकास्ट मैरिज हुआ है तो किस कास्ट का बच्चा होगा, किस कास्ट में आप गिनेंगे? और इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरफेथ मैरिजेस बहुत सारी हो रही हैं, तो उस बच्चे का कास्ट क्या होगा? बच्चे का कास्ट अगर पूछा जाए तो क्या होगा? मदर का कास्ट होगा कि फादर का कास्ट होगा? और दूसरी बात कि हमने बराबर कोशिश ये की है कि हम इस कास्ट की राजनीति से ऊपर उठे। दुर्भाग्य रहा इस देश का कि हर राजनीतिक दल ने, हर राजनीतिक नेता ने कहीं न कहीं कास्ट में अपना भविष्य देखा है, और इसलिए कास्ट को वो आगे करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब वो हिंदू मुसलमान का करना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसलिए ये गलत राजनीति है। इससे किसको फ़ायदा होगा भगवान जाने, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा देश गलत रास्ते पर चल पड़ा है, कास्ट को लेकर भी
और संप्रदाय को लेकर भी। आपको नहीं लगता है कि आज के दौर की जो पॉलिटिक्स है, जो सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, वो जिस तरीके से बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करती है, तो उसका ऑल्टरनेट विपक्ष के पास क्या है? बेरोजगारी पे, शिक्षा पे तो कोई वोट डाल नहीं रहा। अब जब विपक्ष इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जाति की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पास चारा नहीं है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, चारा ये नहीं है जो सामने दिख रहा है कास्ट की राजनीति। चारा है कि आप बेरोजगारी, महंगाई, बाकी जो आर्थिक मुद्दे हैं, बदहाली के, उस पर जोर दें। मैं एक बात आपसे बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, पिछले 10-11 सालों में किस पार्टी ने इस देश में सड़क पर उतरकर एक पॉपुलर मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की है? किसी भी पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, वो लोग भी ट्विटर की राजनीति, टेलीविजन की राजनीति यही करते हुए नजर आते हैं। सड़क पर उतरकर डंडे खाकर सरकार के अब कोई राजनीति नहीं करता है। मैं तो आईएएस की नौकरी छोड़कर आया था, 3 बार जेल जा चुका हूं। राहुल गांधी कितनी बार जेल गए हैं? अभी तो नहीं गए। नहीं गए। ईडी की केस में तैयारी थी भेजने की, वो दूसरी बात, बच गए। लेकिन आप ये बताइए कि एक पॉपुलर मूवमेंट लीड करते हुए सड़क पर उतरकर कौन नेता आज जेल जाने को तैयार है? और क्यों नहीं तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो ये नहीं है मोदी का काट के आप वो धर्म और संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं तो आप कास्ट की राजनीति कीजिए, ये नहीं है। ये है कि जो लोगों के मुद्दे हैं, सचमुच के मुद्दे, उनको लेकर आप सड़क पर उतरिए, सरकार का विरोध कीजिए, लोगों के पास घर घर जाइए, उनको कन्विंस कीजिए कि भाई ये रास्ता गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ सर। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जो 2019 में हिंदू वोट था, वो जब संविधान के मुद्दे पे दलित बना, जब वो ओबीसी में कन्वर्ट हुआ हिंदू से, तो तब जाके उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हुई, तब जाके कांग्रेस पार्टी की सीटें 100 लगभग टच करने पे आई, तब जाके बीजेपी 240 पे आई। आपको नहीं लगता कि जनता भी जो है, जो असली मुद्दों से वो कट चुकी है? मतलब वो राजी है हिंदू बन के, वो राजी है जातियों में बट के। यही सच्चाई तो है। हाँ, सच्चाई है। हाँ। क्योंकि जनता के सामने आप कोई विकल्प नहीं पेश कर रहे हैं, इसलिए जनता अपना नेता ढूंढ रही है। और कहाँ नेता ढूंढेगी? अपने जात के नेता। पहला प्रेफरेंस तो जात के नेता ही होगा ना। और जात का नेता ढूंढने के बाद अगर जात के का नेता आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ ये होगा कि कास्ट की पॉलिटिक्स भी आगे बढ़ रही है। ये हो गया है जरूर, लेकिन मैं इसको सही रास्ता नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अब जैसे गरीबी का मुद्दा है जी, गरीबी का मुद्दा क्या हम जात के साथ जोड़ के देख सकते हैं बराबर? कि दलित ही गरीब है? नहीं, बैकवर्ड जो है वही गरीब है। हर जाति में गरीब है, हर जाति में गरीब है। तो गरीबी के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को आप जात में नहीं बांध सकते, क्योंकि सारे जात के लोग इससे प्रभावित हैं। तो इसलिए इस तरह के मुद्दे अगर आप लेकर चलते हैं, अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो आज की बीजेपी है और खासकर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी खासियत क्या है? उसका एक नाम लोग कहते हैं जुमलेबाजी। मैं कहता हूं कि ये लोग सपने दिखाते हैं। सपना क्या है? 2047 तक भारत जो है विकसित देश बन जाएगा। अब उसके डिटेल में कोई नहीं जा रहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को हर साल 8% प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना पड़ेगा, तब हम 47 विकसित बन सकते हैं। अभी कितना है? 6%, और वो भी नए पैरामीटर्स में। नए पैरामीटर्स है, पुराने के हिसाब से नहीं है। नहीं। तो इसीलिए अब इसके विस्तार में नहीं जाएगा, कोई नहीं जाने को तैयार है। क्यों नहीं विपक्षी मुद्दा उठा रहा है कि भाई विकसित भारत की आप बात करते हैं, देखिए कैसे बनेगा, कैसे हम 8% प्लस ग्रोथ रेट हासिल करेंगे, और 8% ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए हमको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, तभी ना ग्रोथ होगा जी। तो ये सब, इन सब मुद्दों को हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट से गायब ही हो गई ये सब मुद्दे, जनता के डिस्कोर्स के बीच से गायब हो गए ये सब मुद्दे।
और अनाप शनाप मुद्दे उठ रहे हैं आज के दिन। आपने विपक्ष की बात की, आपके हिसाब से विपक्ष का बेहतर चेहरा आप किसे देखते हैं, जो आपको लगता है कि इसमें कैलिबर है, आप कुछ आगे चल कर सकते हैं? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कौन आपको? हमको ममता बनर्जी से उम्मीद है, क्योंकि उनका जीवन ही एक संघर्ष रहा है। और जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो ममता जी की बात याद आती है कि भाई, लेकिन उनके साथ अब क्या है कि पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए सड़क पर उतर के यूपी में या मध्य प्रदेश में तो वो कोई आंदोलन नहीं कर सकती है। इसलिए उनकी सीमाएं हैं, उनकी सीमाएं हैं। इसलिए दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी आज भी सबसे बड़ी विपक्षी दल है, तो इसलिए जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी को लेना होगा ना। आपको लगता है सर कि मुकेश अंबानी या गौतम अडानी, इन दोनों में से कौन बेहतर एक उद्योगपति है जो देश के बारे में भी सोचता है? अब कहना मुश्किल है। मैं इतना ही कहूँगा कि मुकेश अंबानी और उनके पिता को आप साथ ले लीजिए तो बहुत दिनों से वो लोग बिजनेस में, धंधे में हैं और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी एक भूमिका रही है। अडानी अभी आए हैं। अब ये ज़रूर है कि अडानी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, कर चुके हैं। मैं जब सरकार में था 1998 से लेकर 2004 तक, तो उसमें गौतम अडानी का नाम भी कोई नहीं जानता था। तो ये सब कुछ हुआ है मोदी जी की कृपा से। तो अब उनमें देखिए, वो अडानी हो, अंबानी हो या कोई भी बिजनेस, उनका क्या है कि हमारा पहला लक्ष्य है प्रॉफिट। हम धंधा इसलिए करते हैं कि हमको आमदनी, उससे मुनाफा हो। मुनाफे के साथ साथ देश की सेवा भी हो जाए तो नथिंग लाइक इट। एक आखिरी सवाल, जब 2022 में आप समूचे विपक्ष के उम्मीदवार बने राष्ट्रपति के, तो ये कैसे आपने इस बात का इनिशिएटिव लिया या आपको पॉलिटिकल पार्टीज ने अप्रोच किया था? ये कैसे सहमति बनी थी? मुझे नहीं पता कैसे सहमति बनी थी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी। हमको लगता है 2 या 3 बैठकें हुई, कई नामों पर चर्चा हुई। और एक दिन सुबह सुबह अचानक मेरे पास एक मेरे मित्र सुधीन कुलकर्णी जी, वो उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको लोग उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, लेकिन आप चूंकि टीएमसी में हैं तो इसलिए लेफ्ट पार्टीज का कहना है कि आप पहले टीएमसी छोड़िए और तब आपके नाम पर वो सहमति व्यक्त करेंगे। तो हमने कहा कि भाई, हम ममता जी के साथ कुछ दिनों से हैं, तो हम पहले ममता जी से बात कर लेंगे। अचानक हम नहीं कहेंगे कि भाई हमने टीएमसी छोड़ दिया। तो फिर ममता जी से हमारी बातचीत हुई। उनको मैंने कहा कि ऐसी ये परिस्थिति है, तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, आप इसको बंदिश मत मानिए, आप टीएमसी छोड़ने की घोषणा कीजिए और उसके बाद वो लोग आपको, हम लोग सब मिलकर आपको राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाते हैं। तो पहले मैंने टीएमसी छोड़ने की घोषणा की और उसके बाद उन लोगों ने मिलकर हमको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। यशवंत सिन्हा जी, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, बहुत थैंक यू सो मच। तो आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट में लिख के बताइएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।